जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें ना मैं आपको 4 मिनट का एक क्लिप लेक्चर 34 के अंदर तीन चार जगह ना बच्चों को वॉइस में सुनने में कोई इशू आया था, तो वो मैं अटैच कर रहा हूँ। ये मैं आज ना 12 मई को ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो वो मैं अटैच कर रहा हूँ। वो बहरहाल जिन्होंने क्लासेस लेट ज्वाइन की हैं या जिनके लेक्चर को पेंडिंग थे, लेक्चर 34 के शुरू में भी मैंने एक क्लिप अटैच कर दिया था एहतियातन, तो वही वाला जरा मैं दोबारा अटैच कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर ऑलरेडी ले चुके थे और वो क्लिप उस वक्त अटैच नहीं था, तो वो ये देख लें कि लेक्चर 34 में तीन चार जगह वॉइस डिस्टॉर्शन का इशू आया था, तो उसको मैंने एड्रेस किया है। तो ये एक 4 मिनट का क्लिप होगा, इसको आप सुन लें। और जिन्होंने लेक्चर 34 बाद में अटेंड किया यानी लेट अटेंड किया, उन्होंने तो ये वैसे ही सुन लिया होगा। और जैसे ये 4 मिनट का क्लिप खत्म होगा, उसके बाद हमारा नॉर्मल लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आज वाला, यानी लेक्चर 37। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 34 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं इस फॉर्म में आपके सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि लेक्चर के दौरान ना एक दो जगह पे वॉइस दबी है, तो जिसकी वजह से वो एक दो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि हमें सुनने में मसला आया है। तो वो 4 एरिया से मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। वैसे तो वो रेपिटेशन इतनी हो जाती है लेक्चर में, आपको पता है चीज़ों की बार बार, कि वो बात वैसे भी समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं। आपको मैं लेक्चर शुरू करने से पहले ही ये चीज़ एडवांस में बता रहा हूँ। अच्छा जी, जिस वक्त हमारा लेक्चर चल रहा होगा यार, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 33 मिनट के करीब ना 33 मिनट के करीब मैं एक किताब के पेज के ऊपर जाऊँगा। वो किताब का जो पेज होगा वो होगा पेज 463। पेज 463 पे ये जो पहला बुलेट है ना, पहला बुलेट, ये देखें पहला बुलेट। पहले बुलेट में ये मैं लफ्स बोलूंगा, वो शायद सुनाई ना दे। इंश्योर डेट अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। तो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस जरा आप किताब खोलें पेज 463, और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस का मतलब लिख लें, यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं उनको आप एक अच्छी सर्विस दें, ये मतलब है बस सिंपल सा कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। एक और लफ्स मैं बोलूंगा बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। इसमें भी हल्की सी शायद आवाज दबी है। तो करंट स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं? करंट स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन करके जरा लिखें। जो इस वक्त आपके पास लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, वो पुराने स्टैंडर्ड नहीं, 1990 वाले, तो जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड आपके पास है, इससे मुराद करंट स्टैंडर्ड्स हैं। ये दो बातें आपने आई होप लिख ली होंगी उर्दू में इस पेज के ऊपर जो मैंने बताई। अच्छा, एक और इशू यहीं पे आएगा आपको तकरीबन वीडियो में 39 मिनट्स के करीब। मैं ये लफ्ज बोलूंगा, नीचे देखें, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ सर्विस। इसके बाद मैं आपको उर्दू में एक मिसाल लिखवाना चाहूंगा। उस मिसाल में मैंने ये लफ्ज बोला है उर्दू का, जो मैंने आपको येलो से इधर हाईलाइट किया हुआ है। ये 4 जगहों पे मसला है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसकी बेशक आप तस्वीर भी खींच लें। तकरीबन इतने मिनट्स में ये मसला है। सीए को किसी ने कहा कि रिकॉर्ड्स चेक कर दो। अब रिकॉर्ड्स का लफ्ज दबा है, जिसकी वजह से बच्चों को रिकॉर्ड्स का लफ्ज समझ नहीं आया, तो रिकॉर्ड्स का लफ्ज वहां मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप अब कैसे याद रहेगी आपको ये बात लेक्चर सुनते हुए? तकरीबन 39 मिनट्स के करीब लेक्चर में मैं ये लफ्ज बोलूंगा, सीए को किसी ने कहा, तो ऑब्वियसली वो फिर आगे जो लफ्ज दबेगा वो रिकॉर्ड्स का लफ्ज होगा। हल्का सा सुनाई दिया वैसे वो। अच्छा, ये दूसरी जगह एक इशू था। आगे जी, आगे चलते हैं। आगे मोहतरम ये है कि जिस वक्त आप लेक्चर के अंदर जो है वो चल रहे होंगे, तो तकरीबन 53 मिनट्स के करीब जो है वो आपके सामने इस तरह की एक पिक्चर नजर आएगी। इस तरह की पिक्चर में मैं आपको IS40, वैसे आपको आता ही है, मैं आपको IS40 में बताऊंगा कि IS40 में लैंड और बिल्डिंग को आप या किराए पे देने के लिए रखते हैं या उसको महंगा होने के लिए रखते हैं। तो ये लफ्ज जो है शायद दब गया है, कि लेकिन लिखा गया व्हाइट बोर्ड पे किराए पे देने के लिए रखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को। बहरहाल ये पता है यार सर आपको IS40 में, IS40 का मकसद है लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे देने के लिए रखा जाता है या महंगा करने के लिए रखा जाता है। तो ये लफ्ज मैंने बोला था, ये शायद वहां पे स्किप हुआ है। हाँ, एक और बात यहाँ पे मैंने बोली है, शायद आपको पता हो कि IS40 में एक कॉस्ट मॉडल है और एक फेयर वैल्यू मॉडल है। ये आपको शायद पता हो, FR1 आपने पढ़ी हुई है। इसकी काफी रिवीजन हमने इस लेक्चर में करनी है। कॉस्ट मॉडल इधर जरा देखें, मैंने क्या कहते हैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ, कॉस्ट मॉडल में आपको पता है डिप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को, फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाते। और फेयर वैल्यू मॉडल पे आपको पता है चीज़ों को जो है फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं, डिप्रिशिएट नहीं करते। बहरहाल इसकी एक्सटेंसिव रिवीजन होनी है। और यही वाली बात जो मैंने अभी आपसे कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल वाली की है, जो आपने FR1 में माशाल्लाह पढ़ी हुई है, यही वाली बात मैं एक दफ़ा दोबारा करूंगा लेक्चर में। इस पॉइंट के ऊपर, जिस जहां मेरा हाथ है, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल देखें लफ्ज लिखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर लेक्चर में मैं यही वाली बात दोबारा करूंगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके लेक्चर का होगा 57 मिनट्स के करीब। तो यही वाली बात दोबारा वहां पे करूंगा, तो इसको आप एज इट इज सुन लीजिएगा। तो कि कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल वाली बात जो भी मैंने आपसे की है, तो इट्स ओवर, ठीक है। अब आप लेक्चर नॉर्मल तरीके से सुनना शुरू करेंगे। ये छोटा सा क्लिप ना मैं लेक्चर 37 के स्टार्ट में भी अटैच करूंगा, क्योंकि जब ये मुझे गलती पता चली तब लेक्चर 37 अपलोड होना था। 37, चलो वो आ जाता है। पहले वो कर लेते हैं IS41 वाला जो सवाल था। पहले ऐसा कल वाला सारा होमवर्क डिस्कस करते हैं, पहले 15-20 मिनट लगा के। पेज नंबर 507 निकाल लें, पेज नंबर 507। अब्दुल्ला पेन दे दें। ऑन 1 अगस्त 2000, ये वाला जी भाई,
वेबसाइट पर हाँ, कल वाला नहीं हुआ, मादरत मैं भूल गया। तो अभी आप को मैं साथ साथ होमवर्क बता रहा हूं, इधर नोट कर लिया करो। क्या चीज, क्या बोल रहे हो, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। कौन है, हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाओ, कोई काम का सवाल है तो पूछो। हाँ बोलो। होमवर्क आप इधर लिख लिया करो फिर कल से। ओके बैठ जाओ। अच्छा, पेज नंबर 507, क्वेश्चन नंबर 1। वो हमारी मेन सर्विस का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विस है, मिल जाए तो अच्छी। अच्छा जी, ऑन यकम अगस्त 2019, भाई ने तस्वीर खींच लिया करें होमवर्क की। ऑन यकम अगस्त 2019 आरआरएल इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ US डॉलर 1.5 लाख। 1.5 लाख डॉलर का चारा मंगवाया, वो चारा होगा या क्या होगा, जो बाइडन होगा। अच्छा, ऑन यकम अगस्त आरआरएल इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ 1.5 लाख डॉलर अगेंस्ट 70% पेमेंट। इतनी सी लाइन मुझे पढ़ के बताएं, चारा किस दिन मंगवाया या आया। अगेंस्ट 70% पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि एडवांस में पेमेंट हो रही है और दिस एट द स्पॉट ही पेमेंट होगी। इसका मतलब है चारा आने से पहले कोई पेमेंट नहीं हुई, चारा आने से पहले कोई पेमेंट नहीं हुई। आरआरएल ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। अच्छा, ये जो चारा है, अगर आप जानवरों के लिए मंगवाएंगे तो ये चारा वैसे तो एक्सपेंसेस में चला जाएगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर ये चारा ईयर एंड के ऊपर जो है वो पड़ा रह जाए तो ये चारा बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में तो नजर नहीं आना चाहिए, ये चारा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में नजर आना चाहिए। और करंट एसेट्स में उसी तरह नजर आना चाहिए जिस तरह कॉलेज वाले मार्कर्स को शो करते हैं करंट एसेट्स में। अगर मार्कर खरीदे 100, क्लासों में इस्तेमाल हुए 90, तो 10 मार्कर्स को कॉलेज वाले एक्सपेंस में नहीं डालते, करंट एसेट्स में शो कर देते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी कोई चीजें ऑर्गेनाइजेशन के पास ईयर एंड पे पड़ी हो तो इनको करंट एसेट्स में शो कर देते हैं और इनकी अकाउंटिंग इन्वेंट्री टाइप हो जाती है। इन्वेंट्री टाइप से मुराद है कि इनके खरीदने में जितने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे इनकी कॉस्ट का क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। तो आपने IS 2 में पढ़ा होगा कि इन्वेंट्रीज की कॉस्ट, माना कि चारा बेचने के लिए नहीं है लेकिन उस तरह की काउंटिंग इसकी होगी। इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में कस्टम ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं। हाँ, रिफंडेबल टैक्सेस हो तो वो इसके कॉस्ट में ऐड नहीं होते। तो 1.5 लाख डॉलर तो फॉरेन सप्लायर को पे करने हैं, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ 70% पे किए। ये जैसे ही सवाल आया करे ना तो ये डॉलर्स को अलग अलग जो है वो बना लिया करें ताकि जो है वो एंड के ऊपर कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। यार ये दरवाजा बार बार खुल रहा है, अब एक टाइम पे आ जाया करो। 1.5 लाख सिर्फ 70%, 1,05,000 डॉलर और 45,000 डॉलर। अच्छा, RRL also paid 5% custom duty on import. The feed is specially designed to provide vital nutrients to cows. ये खिलाने के बाद काउज ऐसा दूध देंगी जो दूध में रूह अफ़ज़ा भी शामिल होगा। That keep them healthy and improve the quality of their produce. और आला किस्म का मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाएंगी, चीनी भी नहीं डालनी पड़ेगी। At year end 30% of the amount is payable. Year end पे 30% अमाउंट स्टिल पेबल है। पेबल का मतलब है इसे वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारना पड़ेगा। 30% वर्सेस पेबल अभी तक पेबल है। जैसे कल डेटर तो थे ना, थोड़े से अभी तक रिसीवेबल थे, तो उनको पास पेपर के सवाल में वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारा था, इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना पड़ेगा। Whereas 40% ऑफ द फीड इज अनयूज्ड, लेकिन 40% फीड क्या है, अनयूज्ड है। अच्छा, ये अब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। क्रेडिटर कितने पेबल हैं अभी तक, 30%, और फीड जो मंगवाई है वो कितनी अभी तक अनयूज्ड है, 40%। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि चारा मंगवाने की एंट्री क्या होगी, फीड इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री से समझने के लिए कह रहा हूं, हालांकि बेचने के लिए नहीं पड़ी हुई। फीड इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। फर्ज करें 200 रुपए का चारा मंगवाया, फीड इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, उसमें से 180 रुपए का चारा हमारी मज्जें खा गई। आप बोले बोले बोले, उसमें से 180 रुपए का चारा हमारी मज्जें खा गई। बोले 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 एक्सपेंस डेबिट फीड इन्वेंट्री क्रेडिट कितना, 180 रुपए। क्लियर? एक और वर्जन भी हो सकता है एंट्रीज का, वो ये कि जैसे ही चारा आए आप एंट्री करें एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जैसे ही चारा आए आप एंट्री क्या करें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ईयर एंड के ऊपर आप देखें कितना चारा पड़ा है। अब पता चला कि 20 का चारा पड़ा है, तो 20 के चारे की एंट्री आप कर लें फीड इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। इन दोनों एंट्री से देख लें P&L और बैलेंस शीट में सेम फिगर्स जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो तरीके हैं। पहला तरीका
इन्वेंट्री बना के इन्वेंट्री खत्म करना, और दूसरा तरीका एक्सपेंस बना के एक्सपेंस खत्म करना। दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। ये दोनों तरीके आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, ऊपर हेडिंग दे दें। ये दोनों तरीके हैं, परचेज्ड इन्वेंट्री, यार ये देखो, परचेज इन्वेंट्री ऑफ 200 एंड यूज बोले 180। इसकी एंट्रीज करने के कितने तरीके हैं? ये तरीका भी एक्सेप्टेबल है और ये तरीका भी एक्सेप्टेबल है। और असल में अकाउंटेंट्स कहते हैं यार पहले खर्चे में डाल दो सारा, इमटेरियल सी चीजें होती हैं। मार्कर खरीदे 10 खर्चे में डाल दो, 10 मार्कर, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उसमें 2 मार्कर नहीं इस्तेमाल हुए, उनको चलो अब एसेट बना लो, एक्सपेंस खत्म करके एसेट बना लो। भाई को बैग दे दें, इन्होंने फर्स्ट रो में आना है, बैग दे दें, फर्स्ट रो में आना है, बैठ के देख लो, कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं कहते। ओके अच्छा, मुझे बताएं सोल्यूशन में किस पैटर्न से हुई है, मैं उसी पैटर्न से कर देता हूं। पहले वाले से मिलियन में नहीं, ज्यादा अभी मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं। सोल्यूशन में इस तरह एंट्रीज हुई है, इस तरह हुई है, इस पहले तरीके से एंट्रीज हुई है। अच्छा मैं उसी तरह कर देता हूं, मूड में आज भी। अच्छा जी, किधर चले गए थे? दोस्तों को छोड़ने गए थे, 6 महीने के एंड पे पूछा कि 4 दोस्तों को छोड़ा है तभी है। ओके जी, कन्वेंस प्रॉब्लम कोई नहीं, जाते जाए, नफ्सा नफ्सी का आलम किया करें, सीए में अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको। ओके, आगे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा तो किधर रह गया? तो ऑन अगस्त 2019 आरएल इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ 1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट। तो एंट्री करें, माशाल्लाह ये किसी ने छोटे कद वाले ने उठाया मुझे। ओके, मुझे नहीं पता किसने उठाया, मादरत नहीं, मुंह में उसका आ गया, मैंने बोल दिया, आई टेक माई वर्ड, डू नॉट बैक। अच्छा तो यकम अगस्त 2019, यकम अगस्त 2019। अब मुझे नहीं पता सोल्यूशन में कैसे एंट्रीज हुई है, मैं कैसे सोल्यूशन देख के नहीं आया, जो इधर मैं करा रहा हूँ वही देख लीजिएगा। इन्वेंट्री बच्चे समझते टीचर घर से सोल्यूशन देख के आता है, शायद तो नहीं सही समझते हैं। इन्वेंट्री फीड डेबिट, और बोले इन्वेंट्री फीड डेबिट, कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि कितने डॉलर की आपने पेमेंट कर दी है? 105,000 की। और डॉलर कितने रुपए का है यकम अगस्त 19 को? 164। 3 आंडे लगा दें ऊपर जी, 17220। पेएबल भी आज ही बुक कर लें, क्योंकि एक बार याद रखिएगा, मशीन आ जाए, इन्वेंट्री आ जाए, चारा आ जाए, पेएबल बुक हो जाना चाहिए। तो $45,000 इंटू 160, 7380 डन। और इन्वेंट्री फीड को बैलेंसिंग निकाल लें और कस्टम ड्यूटी की अलग एंट्री कर लें। दिल चाह रहा है कस्टम ड्यूटी की इधर एंट्री करनी है, इधर एंट्री कर लें, वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। तो शायद सोल्यूशन में इकट्ठी एंट्री हुई है, लेकिन मेरे दिल में आ रहा है कि अलग एंट्री करूं, ताकि हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग समझ लें, कोई मसला नहीं इसमें। अच्छा अब आप मुझे बता दें, इन्वेंट्री फीड 2600। अच्छा ये तो फॉरेन सप्लायर की तरफ जो आपके पैसे हैं वो हैं, ये जो फॉरेन सप्लायर को आपने पैसे देने हैं ये वो बने हैं आपके। और इन्वेंट्री आपकी 24.6 मिलियन का चारा किताबों में रिकॉर्ड हो गया है। वैसे मेरे दिल में आ रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी की अलग एंट्री कर लूं, बस इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालनी है तो अलग एंट्री कर लें। तो कस्टम ड्यूटी को एक्सपेंस में नहीं डालना, कस्टम ड्यूटी को इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालना है। RRL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। तो 5% आपने कस्टम ड्यूटी पे किया। 5% किस फिगर का लेंगे? बस ₹5 वाली का ले लें, डॉलर वाली का लेके क्यों लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत है? ₹5 वाली फिगर का 5% ले लें बस। तो 5% कस्टम ड्यूटी पे की, इसको भी किसी कॉस्ट में डाल दें, इन्वेंट्री की कॉस्ट में। इन्वेंट्री फीड डेबिट, चारा डेबिट और कैश क्रेडिट। कस्टम ड्यूटी पेड तो नेचर होगी ना, वो डिस्क्रिप्शन होगी, कस्टम ड्यूटी का लफ्ज़ नहीं लिख सकते जनरल एंट्री में, कैपिटलाइज करने असल में कॉस्ट को जी। 24 मेरे ख्याल से इस तरह ज्यादा अच्छा हुआ है, 24,600 ऊपर से पकड़ा गया और 5% लगे, ये ज्यादा अच्छा समझ आया। इंटू 5% जी 1230। अच्छा एक बात आपके ऐसे ही समझने के लिए जहां लिख रहा हूं, जो कि आपको आगे हेल्प आउट कर देगी, ये जनरल एंट्रीज का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं ब्लू मार्कर से लिखने लगा हूं। मुझे बता दें इस वक्त इन्वेंट्री के अंदर बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? मेरी इन्वेंट्री टोटल कितने की मुझे बनी है? 24,600 जमा 1230 इज इक्वल टू 25,830।
जिस तरह मैं आपको कहूं, मैंने प्लाट खरीदा दुकानदार को 100 रुपए देके, 5 रुपए का मैंने ट्रांसपोर्ट करवाया, फिर मैं आपसे पूछूं प्लांट कितने का है, आप कहेंगे जी 105 का। तो अलग अलग एंट्रीज भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इन्वेंट्री फीड से मुराद कोई एसेट टाइप अकाउंट बनाया मैंने, खर्चा टाइप अकाउंट नहीं बनाया, तो इसलिए मैं इसके समझने के लिए आगे करंट एसेट लिख रहा हूं, यानी इसको मैंने फिलहाल एसेट ट्रीट किया है। अब ये मेरा एसेट ऑब्वियसली बैलेंस शीट में नजर नहीं आना चाहिए अगर वो चारा मेरे जानवरों ने खा लिया है, और आपको पता है वो मेरे जानवर हैं, खाने से बाद में, अच्छा मेरे से मेरा जो भी मेरा हो। अच्छा, तो एट ईयर एंड, कमाल कर दिया आपने, एट ईयर एंड 40% ऑफ चारा इज अनखा, 40% ऑफ चारा इज अनखा। अनखा की एंट्री करनी है या खा की एंट्री करनी है? खा की एंट्री करनी है माय डियर, खा को खर्चे में डालना है ना। कितना चारा अभी तक नहीं खाया, तो कितना खा गई? 60% चारा खा गई, कोई पता नहीं 16-17 मिलियन का चारा ही खा गई जी। डेट लिखने दो, ईयर एंड बोले। वैसे ये नहीं होना चाहिए रोजाना अकाउंटेंट एंट्री जाए जितना चारा खाए, हो सकता है इसी तरह होता हो, प्रैक्टिकली शायद इसी तरह होता हो, रोजाना अकाउंटेंट जाते हुए देखता हो कितना चारा खाया, रोजाना उसकी एंट्री होती हो, लेकिन पूरे साल में कितना खा गई लिख लें। 60% खा लिया, 60% खा लिया, खा लिया। खाने की एंट्री करूं या अन खाने की? खाने की एंट्री कर लेते हैं, चलें जी। खाने की एंट्री देखें सारे, 31/12/19 चारा एक्सपेंस डेबिट, और खा गई क्रच करके, तो फीड इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। इन्वेंट्री पड़ी रही या उनके पेटों में चली गई? पकड़े 25 ज़रबे 60%, 1549। यार ये फीड इन्वेंट्री मॉनेटरी आइटम है नॉन मॉनेटरी? फीड इन्वेंट्री, पता चले ये बेसिक चीजें ही आपको भूली हो, ये तो नॉन मनी है ना, ये नॉन मनी है, इसलिए डॉलर शॉलर की टेंशन ना लें आप, लेकिन ये मॉनेटरी आइटम है, ये मॉनेटरी आइटम है। तो अब ईयर एंड पे करेंसी रेट की वजह से एक एंट्री करनी है, वो अलग एंट्री है। ये तो चारा खाने की वजह से एंट्री है ना, और इसका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मैंने पाक रुपीस की फिगर पकड़ के एंट्रीज कर दी है। अब ईयर एंड पे जैसे प्लांट होता था, प्लांट को ईयर एंड पे जितना खाया जाता था उसे डेबिशन का नाम देते थे। आप शायद बात आपको समझ आ गई हो, प्लांट खरीदते थे, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, जितना प्लांट खाया गया डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, तो इसी तरह जितनी इन्वेंट्री खाई गई एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, डन। अब टेंशन किसकी हो? मुझे अभी तक $45,000 की टेंशन है, क्योंकि $45,000 अभी तक मैंने पे नहीं किए, तो जब $45,000 मैंने पे नहीं किए तो उनका करेंसी का रेट अगर ईयर एंड पे चेंज हो गया तो ये मेरे लिए खतरे की बात है। तो ईयर एंड पे रेट क्या है? 152। यार एवरेज रेट ना मैंने कहा था तब यूज करना है जब इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम हो, वरना एवरेज रेट यूज नहीं करना, वाई के पंगे तो लेते हैं फिर जी। जगह नहीं है मेरे पास, इधर कर देता हूँ एंट्री। 31/12/19 बोले जी। पहले कैश लिखा करें, मैंने कहा पहले कैश लिखा करें। कितने डॉलर? 45,000 इंटू रुपीज 150। पेमेंट नहीं कर रहे? ओके गॉट इट। पेमेंट नहीं करे तो फिर ऐसे कर लें, 45,000 ज़रब 6840, बड़ी ब्रैकेट लगाएं, रेड मार्कर पकड़ें, वर्सेस पेबल कितने पे खड़ा है? 7380। पुरानी फिगर है, नई फिगर है। लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी कम करना है, क्या डेबिट करना है क्रेडिट? डेबिट, तो पेबल डेबिट, एक्सचेंज गेन क्रेडिट। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में फीड इन्वेंट्री आ जाएगी कितनी? ना 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 खाई गई नहीं। खरीदी कितने की थी? 25,830। क्रेडिट कितने से हुई? 1510। इस पे किसकी? बैंसों की, अगले साल खाएंगे इसको। एक्सेलेंट। 10332। ओनर रिलैक्स होगा, चारा पड़ा हुआ है।
गायें भी रिलैक्स होगी, नजर आ रहा है। 3 गायें हों, तीनों आपस में एक दूसरे की बहनें हों, और उनका मालिक जो है एक गाय को लाके चारा डाले, बाद में कोई मालिक को बता दे आपकी वालदा फौत हो गई हैं, तो दूसरी वाली गाय और तीसरी वाली गाय जिसने चारा नहीं खाया, पहली वाली गाय उसकी फिक्र करेगी? नहीं करेगी। तो अभी एक मिनट, इधर कुछ और हो गया। हाँ, पहले मैं मेरी बात अभी पेंडिंग कर रहे हैं जी। सवाल पूछे अपना। यहां पे ओके। तो बताने का ये मकसद था कि कई दफा इंसान भी ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे इंसानों की फिक्र नहीं करते, इसलिए किताबों में लिखा हुआ है कई दफा इंसान जानवरों जैसे हो जाते हैं। ओके, अच्छा जी, करंट एसेट्स में आ गया। आप मुझे बता दें कि बैलेंस शीट में और कोई चीज जानी है? लाइबिलिटी जानी है, जूते नहीं उतारने, लाइबिलिटी जानी है। लाइबिलिटी खड़ी किस पे थी? बढ़ा कितने से दी? ना, कम कर दी कितने से? 5। मेरे ख्याल से ये जवाब आ रहा होगा 68। करंट लाया बिली 6840। और बैलेंस शीट में बायोलॉजिकल एसेट्स भी जाएंगे, वो अब पता नहीं कितने थे, मुझे भूल गया हुआ है। बायोलॉजिकल एसेट्स जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में, और वो नॉन करंट में चले जाएंगे। और पीएनएल में क्या जाएगा? पीएनएल में मेरे ख्याल से 2 चीजें जाएंगी, एक जो जानवरों ने चारा खाया ये वाला एक्सपेंस जाएगा, और एक सेन गेन जाएगा 540 का। अच्छा, इस तरह घर में आप सोचते होते हैं आखिर तक पहुंचा के आते हैं या अड्डे भी छोड़ाते हैं? आखिर तक पहुंचा के आया करें। पीएनएल, बैलेंस शीट, खास तौर पे जो भाई दूसरी दफा पढ़े हों उनसे मैं ये कहूंगा कि वो इस तरह सोचा करें चीजों को, अगर इसकी बजाय ये लिखा होता तो क्या करते, अगर इसकी बजाय ये लिखा होता तो क्या करते। जैसे एट ईयर एंड नथिंग इज पेड, अगर ये लिखा होता तो क्या करते। एट ईयर एंड फुल अमाउंट इज पेड, अगर ये लिखा होता तो क्या करते। एट ईयर एंड नथिंग इज खा, पानी पे गुजारा चला रही हैं, तो ये लिखा होता तो क्या करते। तो दोज हु आर रिपीटिंग द पेपर, उनको ये कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और वो करने की जरूरत है, उसी प्रोसेस से वो गुजरे जिससे पिछली दफा वाले गुजरे हैं, और उसी प्रोसेस से गुजर के वो भी पास हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा के चक्कर में आप पढ़ते हैं तो वो आप अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं। ओके जी मोहतरम। जी बिल्कुल। नहीं, पे डॉलर में नहीं होगी। एक बार याद रखिएगा, कस्टम ड्यूटी पे होती है सी पोर्ट पे, और कस्टम ड्यूटी मांगते हैं पाकिस्तान वाले। कस्टम ड्यूटी मांगी जाती है जो इंपोर्टेड चीजें होती हैं उन पे, और कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान वाले सी पोर्ट पे मांगते हैं, इसलिए ये पे भी पाक रुपीज में होती है, कैलकुलेट भी पाक रुपीज में होती है। कस्टम ड्यूटी फॉरेन सप्लायर या फॉरेन गवर्नमेंट को पे नहीं की जाती। कस्टम ड्यूटी होती है इंपोर्टेड चीजों पे, जिस मुल्क में इंपोर्ट हुई चीजें वो वाला मुल्क मांगते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं इंपोर्टेड चीजें महंगी हैं। क्यों महंगी हैं? क्योंकि बाहर वाले सप्लायर को भी पैसे देते हैं, फिर जैसे पाकिस्तान के सी पोर्ट पे आती हैं तो शहबाज शरीफ कहते हैं थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी, इसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक और सवाल होमवर्क में दिया था, पता नहीं आज आगे हमने पढ़ना भी है या नहीं, होमवर्क के सवाल नहीं खत्म हो रहे। कौन सा सवाल था? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 4 पेज 4। बड़ा कमाल सवाल था, एडवांस रिसीव हो रहा था, एडवांस रिसीव हो रहा था। तू खड़ा हो जा। लेक्चर 33 लिया या नहीं लिया? सच्ची सच्ची बताइए। आज जो जूते पड़ेंगे, आज मैं क्लास में सबके सामने आपको जूते मारूंगा, और शायद ये मेरी हिस्ट्री में पहला दिन होगा कि कैमरे में मेरी रिकॉर्डिंग भी जाएगी और आपको जूते पड़ेंगे। लेक्चर 33 लिया नहीं लिया? मैं मेरे सवाल का जवाब दे। 33 लिया नहीं लिया? क्लास के एंड में मुझे याद कराना, जब आप लोग निकलना याद कराना। आज रिकॉर्डिंग होनी है पुत्र, आज आईके वाले मुझे निकालेंगे या तुझे। क्वेश्चन नंबर 4, कैंगरो लिमिटेड, पेज 422। कैंगरो लिमिटेड, अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, is preparing its financial statements for the year ended 31 December 17. Following transactions were carried out during the year. KL purchased an investment property. अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब होता है आपने लैंड या बिल्डिंग ले लिया है किराए के लिए या कीमत बढ़ने के लिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका लेवल है आपने यूनाइटेड स्टेट्स में लिया है और $, 2.6 मिलियन की ली है। 10% एडवांस पेमेंट आपने यकम मई को कर दी। अच्छा, ये जो एडवांस हमने एक लफ्ज पढ़ा था ना, एडवांस जो हमने कल एडवांस पढ़ा था, वो एडवांस वो वाला होता है जो चीज खरीदने से पहले दे दिया जाता है। जो चीज खरीदने से, अब मैं देखता हूं चीज कब खरीदी और मैंने एडवांस कब पे किया। 10% एडवांस वाज मेड ऑन यकम मई, 70% वाज मेड ऑन यकम जुलाई ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल। इसका मतलब है चीज आने से पहले यकम मई को हमने एडवांस दिया हुआ है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन यकम अगस्त 17। आखिरी अमाउंट भी हमारे साल में पे हो गई है। इसका मतलब है साल के एंड पे कोई पेएबल नहीं खड़ा होगा जिसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना पड़े। सारा पेएबल क्या हो गया होगा? पे हो गया होगा। बताएं जी तारीख। यकम मई 17 आगे, यकम जुलाई 17 आगे, यकम अगस्त 17। टोटल पेमेंट $2.6 मिलियन।
मिलियन में, डॉलर इन मिलियन, डॉलर इन मिलियन। अच्छा बताएं कितने परसेंट? 0.70%, 1.82, 0.52। इसका नाम रखें पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान असल में अगर आप पेमेंट प्लान बार बार शुरू में सवाल के बना लें तो बार बार आपको परसेंटेजेस लगा के डॉलर नहीं निकालने पड़ेंगे, डॉलर ऑलरेडी निकले होंगे। तो $.26 आपने देने हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने पे हैवी पेमेंट आएगी $1.82 मिलियन की, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो आपकी पेमेंट होगी वो होगी 1 अगस्त 2017 को, एंड डेट विल बी ऑफ $0.52 मिलियन। पॉज कर दो। अच्छा जी, तो डिसाइड ये हुआ कि सवाल के अंदर अगर किस्तें जो है वो तोड़ तोड़ के होंगी तो हम पहले पेमेंट प्लान बना लिया करेंगे, फिर इन डॉलर्स को जहां जहां हमने यूज करना हुआ यूज कर लेंगे। केएल परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी $2.6 मिलियन, 10% एडवांस वाज मेड ऑन 1 मई 2017 एंड 20% ऑन 1 जुलाई एंड बला बला। चलें जी एंट्रीज कर लेते हैं, पहले इधर ही कर लेते हैं। एक 1 मई को एंट्री हो जाएगी, एक 1 जुलाई को एंट्री हो जाएगी, एक 1 अगस्त को एंट्री हो जाएगी जी। 1 मई 2017 एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट 0.26 इंटू 100 कितना हो गया? 26 मिलियन रुपीस, 26 मिलियन। चलें जी आगे। 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, लेकिन इसकी कॉस्ट बैलेंसिंग निकलेगी, ये स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी आने से पहले पेमेंट हो जाए तो उस एडवांस पेमेंट को अलग से ट्रीट करते हैं। अच्छा जी, एडवांस को उतार लें ऊपर नीचे एज इट इज, एडवांस को एज इट इज नीचे उतार लें, ये वाला 26, और कैश कितने डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 191, पेबल 0.52 इंटू 54.6। अब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट को बैलेंस 27.7, पहली जनरल एंट्री होगी, दूसरी जनरल एंट्री होगी। 1 अगस्त 17 पेमेंट कराएं, पहले पेमेंट कराएं 0.52 इंटू 56.16। पेबल कितने पे खड़ा है? गेन या लॉस? बैलेंसिंग 1.56। बस ये ध्यान रखना है, एडवांस को एज इट इज नीचे उतारना है और इस प्राइस को बैलेंसिंग निकालना है। अच्छा जी, अब इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमने चार्ट डालना है या इसको किराए पे भी दे सकते हैं? किराए पे भी दे सकते हैं। चार क्या, इंटो का चार क्या डालना? ऑन 1 सितंबर 2017 केएल रेंटेड आउट द प्रॉपर्टी एट सालाना किराया ऑफ $0.24 मिलियन फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए किराए पे दे दिया है, और रिसीव फुल पेमेंट इन एडवांस। भाईजान ये रिसीव वाला एडवांस है, ये पेड वाला एडवांस था। पेड वाला एडवांस क्या मतलब? यानी कैश क्रेडिट हो रहा था, ये पेड वाला एडवांस था। और ये कौन सा एडवांस है? रिसीव वाला एडवांस है। ऑन 1 सितंबर 17 केएल रेंटेड आउट हिज प्रॉपर्टी एट एनुअल रेंटल ऑफ $0.24 मिलियन फॉर 1 ईयर एंड रिसीव फुल अमाउंट इन एडवांस ऑन दी सेम डेट। जी ऑनलाइन वाले हजरात जिनको जूम मीटिंग का मैसेज ग्रुप में ज्यादा मैसेज होने की वजह से नहीं मिलता, उन हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि मंडे को जब रात को सोने लगें या ट्यूसडे की सुबह जब फजर में उठें तो उस वक्त मैसेज चेक कर लिया करें। मंडे को शाम से रात के दरमियान जो है वो मैसेज कर दिया जाता है। बहरहाल ट्यूसडे की सुबह फजर में उठ के आप चेक कर लिया करें, मैसेज आपके मोबाइल में मौजूद होगा। अच्छा, तो 1 सितंबर 17 किराया एडवांस में आ गया,
रेंटल इनकम रिकॉर्ड करें या अनअर्न्ड रेंटल इनकम? अनअर्न्ड रेंटल इनकम, इट इज एडवांस रेंटल भी जनरल एंट्री में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। कैश डेबिट, एडवांस रेंटल क्रेडिट। अच्छा जी, कितना डॉलर कराया है? $0.24 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 110, 26.4। अच्छा जी, आप बताएं ये मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। वजह पता है क्या है? आप अगर किसी बंदे को मोटरसाइकिल किराए पे दें और आप उसे कहें भाईजान 3 दिन तक ये मोटरसाइकिल मैं आपको किराए पे देता हूं, 1 दिन का किराया मैं आपसे 1000 रुपया लूंगा, लेकिन मोटरसाइकिल किराए पे दूंगा तब जब 3 दिन का किराया मुझे अभी पकड़ाओगे। तो आपने कैश पकड़ लिया 3000 रुपए 3 दिन का। मुझे बताएं अब आपकी लाइबिलिटी पैसे देने की है या आपकी लाइबिलिटी सर्विस देने की है? तो भाईजान ये नॉन मॉनेटरी इसलिए है, लिख लें, वी आर लाइबल टू प्रोवाइड आवर प्रॉपर्टी या वी आर लाइबल टू प्रोवाइड सर्विस। हमने इसे घर किराए पे दिए रखना है, यानी हमने इसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिए रखना है। हमने इसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिए रखना है, ये रीजन है। ओके, चलें जी, 31 दिसंबर 2017। अब मुझे बता दें डॉलर के बारे में मुझे टेंशन लेने की जरूरत है या नॉन मॉनेटरी आइटम में डॉलर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? अब डॉलर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डॉलर जितने मर्जी का हो। अब मुझे बताएं पाक रुपीज में फिगर अवेलेबल है 26.4 की, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। 26.4 कितने महीने का है? मैंने घर कितने महीने किराए पे दिया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने? 4 महीने। 8.8। ओके, नहीं यार, ये एडवांस रिसीट बैक इन कैश नहीं है। असल में जब भी आप किसी से एडवांस पकड़ते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि आप उसने घर किराए पे नहीं लेना होगा और ये पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। आप यही सोचते हो कि 12 महीने घर किराए पे चढ़ाई रखूंगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो यही सोचा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, केएल यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2017 एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट $2.5। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किताबों में कितने पे पड़ी हुई है? 271.7। और इसको किस पे लेके जाना है? उसके लिए मैंने आपको कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनेगा। हैंड रिटन पेज एक किताब में था, वहां से हमने ये सारी बातें रिवाइज की थी जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बनाना है मैंने। मुझे तारीख जी 1 जुलाई 17। ओपनिंग बैलेंस नहीं, बस एडिशन है। कितने की थी एडिशन? 2.7। 31/12/17 कैरी डाउन। कितने डॉलर का हो गया? 2.5 मिलियन इंटू रुपीज 290। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू का गेन या लॉस है वो ओसीआई में जाता है या पी&एल में जाता है? पी&एल में जाता है। कौन से गेन ओसीआई में जाते हैं ये हम फिर किसी क्लास में बात करेंगे जी। 18.3 एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पी&एल क्रेडिट या फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 18.3। अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट अब पढ़ें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या बनाना है? इसको उठा के हम नीचे लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, बैलेंस शीट बनानी है, पी&एल बनाना है और जनरल एंट्रीज करनी है। अच्छा जी, पी&एल के अंदर रेंटल इनकम कितनी जाएगी? 8.8। स्काई ब्लू में कर रहा हूं हाईलाइट। रेंटल इनकम 8.8। पी&एल के अंदर जो है एक्सचेंज लॉस कितना जाएगा?
1.56 और फेयर वैल्यू गेन कितना जाएगा 18.3। एक एंट्री मैंने नहीं की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट P&L क्रेडिट। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे जाएगी 290 पे। पेबल जाएगा या सारा पे हो गया है? पेबल सारा पे हो गया है। अच्छा अगली बात, अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रिएट किस पे हुआ था 26.4 से और रिवर्स कितने से हुआ? तो करंट लाइबिलिटीज में अनअर्न्ड रेंटल इनकम जाएगी 17.6। करंट लाइबिलिटीज में अनअर्न्ड रेंटल इनकम चली जाएगी। और वो जो सवाल बाकी होमवर्क में था वो हो गया होगा, कौन सा वाला? प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, वो हो गया होगा। छब्बीसवां सवाल निकालें, जहां पे आपने क्वेश्चन 11 किया था वहीं पे, पेज 398। जिन्होंने लेक्चर नंबर 33 अटेंड नहीं किया उनको यह बताया था कि अगर डॉलर के साथ 1 रुपए लगे तो मल्टीप्लाई करके सवाल सॉल्व होगा, और अगर रुपीस के साथ 1 रुपया लगे तो डिवाइड करके सवाल सॉल्व होगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब ये नहीं कि लेक्चर 33 लेना ही ना, तो सवाल पढ़ लें जरा जल्दी से। एक लोन वाला सवाल हमने किया हुआ है, आज रिवीजन करने लगे हैं। एक लोन वाला सवाल हमने किया हुआ है। असलम भाई, दरवाजा बहुत जोर से बंद होता है जब वापस लगता है तो। पढ़ लिया आपने सवाल? गुड, वेल डन। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसको बंद कर दो ना, चलो ठीक है। अच्छा हाइब्रिड रूम की खिड़की बाहर से बंद करके आओ। जी सर। ओके, ऑन यकम अप्रैल 2019 एक्स एंड कंपनी लिमिटेड ऑब्टेन्ड लोन प्रोवाइडेड लोन। लोन अकाउंट बनेगा या लोन रिसीवेबल अकाउंट? लोन रिसीवेबल अकाउंट ऑफ $1902 टू Nike, an American company whose currency is loan is receivable in receivable payable, वापस रिसीव होगा इन 4 इक्वल किस्तें। उधार कितना दिए? 1902 का। कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो। 600 पता नहीं किधर घूमे, 600 × 4 करो 2400। ये क्या चक्कर है? 1902 आप उसे उधार दे रहे हैं और वापस 2400 ले रहे हैं, तो इधर लिखने 600 × 4 2400। 600 × 4 कोई नहीं, आप भी लिख लें। ये कितनों को फील होता है जैसे मेरे से बात की जा रही है? इसका मतलब नहीं लिख रहे होते ये लोग। 600 × 4 2400। तो उधार कितना दिया? वापस लिया। उधार कितना दिया? 1902। कितना वापस लिया? 600 × 4 2400। पेबल एनुअली इन एरियर्स ऑन 31 मार्च। एरियर्स में पे होगा 31 मार्च को। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट्स कर दें अभी इनको लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। ईयर एंड और अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट है। अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट है। चलें, आप सारे बैठे, मैं जरा मिटा लूं। हम इसी तरह सारे बच्चे बैठे रहो, आप जो है ना आपस में मोबाइल पे गेमें खेलो, मैं जरा बर्तन धो लूं। बच्चे भी बैठे रहते हैं। आप लोग सारे बैठे रहे, मैं जरा मिटा लूं।
कितने लोग उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे? अच्छा, सेंटर में नहीं, कोने वाले भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक तो शर्मिंदगी की इंतहा। ओके, दाने छुट के आने लगा था लेकिन। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज के हाइब्रिड वाले कौन उठ के आने लगे? 1 2 3 3। अब तो शुक्र आप ही हाथ खड़ा कर दो यार। हाँ, उठ के आने लगे थे लेकिन। अच्छा बोलें जी, डेट, इंस्टॉलमेंट, तारीख बताएं जी। यकम अप्रैल 2019। ये भाई नए आए हैं आज आप सब जो बैठे हुए हैं, इनको टेंटिव रखें, वैसे ही आए हैं। जरा लाइब्रेरी में जगह खत्म होगी, 30 नहीं आए। FR2 पढ़ने आए हो? सच्ची बात, टेंटिव रहोगा। यकम अप्रैल 2019। 1902 क्या है? उधार दिया, उधार दिया। वो बंदा किधर है जिसने ऐसे बाजू रखी थी? आया हुआ? ठीक है, अभी इतना तैयार हो आप, जूते पहन लो। जूते उतार के बैठे होती है, आधी क्लास जूते उतार के बैठी होती है। 31 मार्च 20 जी। अमाउंट बोले 600। अच्छा, वो हम जब वैसे मॉड्यूल बी में होते थे, सीए इंटर की बात है, तो क्लास में कारपेट नीचे होते थे। तो अब वो एम लॉ की क्लास हो रही होती थी, अब वो लेकिन अकाउंटिंग इतनी दिमाग पे छाई हुई थी कि नीचे कारपेट पे बैठ के हम अकाउंटिंग कर रहे होते थे। लेकिन हाँ, कारपेट पे बैठ के। और कुछ 31 मार्च 20। आगे बोले 31 मार्च 21। कितना? 600। आगे बोले 31 मार्च और 31 मार्च 23। 600। चलें जी, 1902 पीवी टाइप चीज है, ये प्रिंसिपल टाइप चीज है, और ये इंस्टॉलमेंट्स हैं, लोन की रीपेमेंट्स हैं। 190 410 1492। अब अगर लीज आप लोगों ने पढ़ी नहीं हुई और IAS 21 की तरफ जंप कर गए हैं, ये मैं ऑनलाइन वालों से बातें कर रहा हूँ। IAS 21 देख के नया स्टार्ट हो रहा है तो क्लास के साथ साथ चलेंगे, ये धोखा है आपके लिए। तो ये आप पिछले टॉपिक से लिंक्ड है, खुदा के लिए कोई भी टॉपिक स्किप करके अगले टॉपिक की तरफ मूव ना करें जी। 149। और अगर आज का आप लेक्चर सुन रहे हैं तो शुरू से जो है पिछले लेक्चर लेना शुरू कर दें, इसको बंद करें, जल्दी बंद करें। अब डाउनलोड करें वो जो पिछले वाले लेक्चर रहते हैं जी। 451 1041 104 496 544। कर दें इसको, वाला चक्कर नहीं रखा हुआ इधर, या है या नहीं है? नहीं, कर दें या है? 545 0। आ जाओ, इन दोनों को डिस्टर्ब ना करना, जंप करके आओ। अच्छा जी, हाँ, प्रिंसिपल वाले पे ठीक है, प्रिंसिपल को भी छुपा दो। अच्छा जी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट या उल्टी कर दें? बताएं फिर एंट्री। कैश डेबिट लोन क्रेडिट या उल्टी? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। कान खुले में? यस सर। ओके, बनाएं 1902 की एंट्री। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक करें, अभी ईयर एंड इग्नोर कर दें, इंटरेस्ट बुक करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। खुदा का खौफ करो, और भाईजान वो थक जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कोई खुदा का खौफ करो। अच्छा चलें, पहले आप एज्यूम करें ये लोन था। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट नहीं, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, और लोन डेबिट कैश क्रेडिट। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अब उल्टी करें, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। बोले लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। चले बोले जी एंट्री से 1902 पे उंगली रखे।
नॉन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। जी, इनकी तर्जुमानी मैं कर रहा हूँ ऊंची आवाज में। भाई ने बोला लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। आगे चलें। अच्छा, पहले सीधी करो फिर उल्टी करो। 190। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता था और लोन क्रेडिट होता था। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा था और लोन क्रेडिट हो रहा था, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अब उल्टा करो। लोन डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 600 पे उंगली रखो। लोन डेबिट होता था कैश क्रेडिट होता था। कह रहे हैं लोन डेबिट होता था कैश क्रेडिट होता था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोन डेबिट होता था कैश क्रेडिट होता था। वैसे नहीं करता, पता नहीं आप लोग क्या समझे थे। आगे चलो। उल्ट ट्राई करो, मैं दूर हो रहा हूं, ट्राई करो। इंटरेस्ट कहां से आ गया काका? वो तो इधर हो गया था। हाँ, वेल डन। लोन रिसीवेबल तो दोबारा डेबिट करा दिया, बैठ जा। जी, क्या एंट्री? लोन रिसीवेबल डेबिट, हालांकि पहले एंट्री की थी कैश डेबिट लोन क्रेडिट। जी, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, उधर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट था। कैश डेबिट लोन रिसीवेबल। इस तरह कर लें आप भी। समझ जाओ। ये ले यार, क्या पेट्रोल खत्म हो गया? अच्छा, ओके। तो ये बेसिक 3 एंट्रीज हैं, ये पहले लिख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। इधर की एंट्री थी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इधर एंट्री थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, और इधर एंट्री थी लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो 3 जगह हमने 3 जगह उल्ट एंट्री कर दी। अच्छा, आज क्लास वर्क में भी आपने उल्ट और होमवर्क में भी आपने उल्ट एंट्री। वापिस आ जाइए जिथे ये रहने वाला 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर के एतबार से एंट्रीज करनी है। सफे पे ऐसे हाथ करें जी। अच्छा, अब किसी दीवाने ना उल्टा टी अकाउंट बना लेना है, तो अब आप क्या बनाएंगे जी? उल्टा। अच्छा, जिनको कुछ को ना लेट समझ आइए, उनकी फिक्र ना करें। उनको जिसको समझाना पड़े ना, उसको फिर ना ही समझाया करें, फायदा भी नहीं होता। प्रोसेसर ज्यादा लेगा, बहुत स्लो है। अच्छा, वर्किंग 1 और वर्किंग 2 बोला करो, बड़े हो गए हो। 2 लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल अकाउंट नहीं, लोन रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, इसमें मैंने कहा था पहले आपने फॉरेन करेंसी में पूरा कर लेना है, पहले आपने फॉरेन करेंसी में अकाउंट को पूरा कर लेना है, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट देख के पाक रुपीज में कन्वर्ट करना है। इसलिए आप हजरात अभी प्रोजेक्टर की शीट की तरफ मत देखें, फिजिकल वाले जिनकी नजर पड़ रही है सारे इधर देखें। एंट्री बताएं 1902 की, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, वो जो ये अकाउंट था ना लोन अकाउंट, उसमें ऐसे हुआ था कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट और लोन डेबिट कैश क्रेडिट। ये लोन ऑब्टेन हो रहा था और ये री पे हो रहा था। तो अब क्या होगा? अब ये एक्सपेंस इधर बन के आके क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा, और इधर हम लोन प्रोवाइड कर रहे होंगे और इधर रीपे हो रहा होगा। अच्छा, लोन रिसीवेबल
शकम अप्रैल 2019, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अभी फिलहाल थोड़ा सबर, $1902, $1902। अभी डॉलर में पहले अकाउंट को पूरा कर लें। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मैं 31 दिसंबर 19 को, आपको पता है ये इंटरेस्ट 2019 के 9 महीने के और 2020 के 3 महीने के, चेहरे शरीफ ऊपर रखें, 19 के कितने महीने के? 9 महीने का, और 20 के 3 महीने का। लेकिन इसमें से मैंने रिसीवेबल में कितना डालना है भाई? एक बार याद रखिएगा, जितना लोन आपने अरसा दिए रखा उसको रिसीवेबल बुक करेंगे। रिसीवेबल फ्यूचर का बुक नहीं करते, रिसीवेबल उस अरसे का बुक करते हैं जितना अरसा आपने लोन दिया रखा। लोन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक दिया रखा, और जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट डल के आपको यहां 190 मिला। लेकिन यहां पे 190 का कितना हिस्सा रिसीवेबल था? अच्छा, एक चीज तो मैं पहले कर दूं, इसको प्रिंसिपल के कॉलम की जरूरत नहीं है, तो कुछ करना ही नहीं है, इसको वैसे ही फारिग कर दें। अच्छा, 190 को पकड़ें, और लेकिन इसमें जब हम बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगेंगे ना, तो फिर करंट नॉन करंट में ये हेल्प करेगा, तो इस वजह से उस वक्त शायद हमें इसको देखना पड़े। फिलहाल आप मुझे टी अकाउंट बनवाने दें जी। आप बता दें, मैं 31 दिसंबर 19 पे खड़े होके पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बुक करूं या मैं 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक करूं? 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक करूं। अच्छा जी, अब आपने डॉलर को पकड़ना है। एंट्री बोलें जरा जल्दी जल्दी। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट या लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट? लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी। डॉलर $192 इंटू 9/12 इज इक्वल टू, एक मिनट इधर देखें, ये चाह रहे थे, थोड़ा सब्र किया करें, मुझे नोट करें। अच्छा, इंटू 143 कर दें, $143 का क्या बुक करना है? इंटरेस्ट बुक करना है। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर निकलवा दें, क्योंकि लोन की रीपेमेंट नहीं हो रही। लोन की रीपेमेंट क्यों नहीं हो रही? 31 मार्च 20 को पेमेंट हो रही है या 31 दिसंबर 19 को? अगले साल रीपेमेंट हो रही है, तो हमारे साल रीपेमेंट नहीं हो रही। तो जब हमारे साल रीपेमेंट नहीं हो रही, तो ये लोन मैंने प्रोवाइड किया था, प्रोवाइड, तो क्या रीपे हो रहा है इस साल? तो फिर क्या करूं? 31/12/19। लेकिन करेंसी को ना बैलेंसिंग निकालना है आपने, कैरी डाउन। कितना रिसीवेबल प्रिंसिपल की मद में था, कितना रिसीवेबल इंटरेस्ट की मद में और डालूं, दोनों का जमा 2045 बड़ा बड़ा करके लिखा, और इसके साथ लिखा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। अब पूरे डेटे में सिर्फ कौन सी फिगर को आपने एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करना है? जो P&L वाली फिगर है वो इंटरेस्ट इनकम है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है? तो हमारे सवाल में इंटरेस्ट इनकम है, उस फिगर को हमने क्या करना है? एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करना। बाकी जितनी फिगर है उनको स्पॉट रेट से डिवाइड करना है, मात्र डिवाइड करना है, क्योंकि रुपीस के साथ क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। चलें जी, ये कम है। 1 रुपीज इज इक्वल टू $0.45 डिवाइडेड बाय 0.45 422। असल में ना पहली वाली क्लासों में ये होता था कि $1 इज इक्वल टू ₹160, इसके समय कुछ लिखा होता था। जिन्होंने लेक्चर 33 नहीं लिया वो इधर अभी भी नहीं देख रहे। $1 इज इक्वल टू ₹160 लिखा होता था, लेकिन आज ना इसके साथ ₹1 लिखा हुआ है, तो इसलिए फिर जो है वो डॉलर पॉइंट्स में चला गया है। तो इसलिए सवाल किससे करना है? डिवाइड से करना है जी। 4227 आ गया। आगे चलें। $143 0. ये मैंने 9/12 किया था, डॉलर को डॉलर में ही रखने के लिए, लेकिन 9/12 किया था। ये मैं डॉलर को डॉलर में रखने के लिए नहीं डिवाइड करा, अब ये मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। ये डिवीजन इसलिए ये मैंने 9/12 इसलिए किया था ताकि 9 महीने की डॉलर अमाउंट निकल आए। अब मैं डॉलर अमाउंट नहीं निकालना चाह रहा, मैं डॉलर अमाउंट को रुपीज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। 0.47 304। लेकिन प्लीज अब आपने कैरी डाउन बैलेंसिंग नहीं निकालना, कैरी डाउन आपने बैलेंसिंग नहीं निकालना, कैरी डाउन आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। बैलेंसिंग एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। अच्छा मुझे ये बताएं जरा सोच के, 4227 प्रिंसिपल की मद में लेना है, सॉरी 4227 नहीं, इधर देख लें 1902 प्रिंसिपल की मद में लेना है और 143 इंटरेस्ट की मद में लेना है। क्या ये जो दोनों रिसीवेबल हैं, इन रिसीवेबल्स में मैं अभी तक एक्सपोज्ड हूं फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की मद में? बिल्कुल, इसलिए इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। अब हमने टी अकाउंट एक ऐसी चीज बना ली हुई है जिससे वर्सेस वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी।
अब ये ऑटोमेटिकली वर्सेस वाली कैलकुलेशन हो रही है। असल में ये देखे ना 1902 और 143 इधर डाला, वही 204 इधर डाला जमा करके 2045, तो ऑटोमेटिकली ये जो दरमियान में लाइन है इसका मतलब ही वर्सेस है। ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन यहां ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। और क्योंकि लोन मॉनेटरी आइटम है इसलिए इसको ईयर एंड के ऊपर लेटेस्ट एक्सचेंज रेट के ऊपर लाना है, इसको साल के एंड पे छेड़ेंगे क्योंकि लोन कौन सा अकाउंट है, मॉनेटरी अकाउंट है। अब साल के एंड का रेट बता दें 0। अच्छा वो सॉरी मैं एवरेज रेट आपको दिखाना था, वो मैं दिखाना भूल गया। इंटरेस्ट इनकम बुक होती है एवरेज रेट पे और इंटरेस्ट है 9 महीनों का। 9 महीनों का मतलब है जनवरी से अप्रैल से दिसंबर तक, तो ये अप्रैल से दिसंबर तक का एवरेज रेट यूज किया था। चले वापस आ जाए 31 दिसंबर का रेट 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4260। चलें जी बैलेंसिंग बता दें क्रेडिट साइड पे। एक्सचेंज लॉस 271। फिर एक्सचेंज गेन लॉस 0 आएगा, वो ब्लेंडर होगा। कैरी डाउन को लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे लाना जरूरी है। वो कैसे फिर निकालोगे बताओ? हाँ तो वही मैंने भी करने को कहा है, वो आप लेफ्ट साइड से देख लो, वहां से कर लो। यही करो ना 1902 प्लस 143, वरना वो रिदम आउट हो जाएगा आपका। आगे कुछ अगले साल की कैलकुलेशन से आपको बात समझ आएगी। चलें जी पी एंड एल बैलेंस शीट, फिर अगला साल आप खुद करेंगे। पहले इस साल की पी एंड एल बैलेंस शीट। इकतीस जी इंटरेस्ट इनकम, एक्सचेंज रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये वाला अकाउंट डेबिट, तो डेबिट का मतलब लॉस 2, तो इसको नेगेटिव में लिखना तो मर्जी आपकी, ये लॉस है। ओके नेक्स्ट बैलेंस शीट। लुटनी मची हुई बैलेंस शीट में 4260 डालना है आपने। भाईजान जरा सोचना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जी भाईजान बोले जी। प्रिंसिपल 410 हमारे साल की पेमेंट है ही कोई नहीं 31/12/19 में। 31/12/19 की बस ये डेट आ रही है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जो एक साल के अंदर है वो करंट और जो एक साल के बाद है वो नॉन करंट। अब ये मैं ब्लू मार्कर से पकड़ के $2045 के टुकड़े टुकड़े करने लगा हूं। जी करंट कितना, नॉन करंट कितना 14, करंट टेली नहीं कर रहा, दोनों को जमा करें। 1902 टोटल प्रिंसिपल। अच्छा अब आप अगर इन दोनों को जमा करके देखें, डेट इज 1492 और 410, तो ये जवाब आ रहा है 1902, यानी अभी तक आपने प्रिंसिपल भी वापस नहीं करके गया वो बंदा जिसे हमने लोन दिया हुआ था। तो मुझे बता दें क्या हमने लोन रिसीवेबल अकाउंट में इंटरेस्ट भी रिसीवेबल डाल दिया है? अगर वो डाल दिया है तो भाईजान इसमें ये वाला 143 भी पड़ा है। क्या आप एग्री कर रहे हैं कि इंटरेस्ट मिल गया है या अगले साल मिलेगा? साल के एंड पे कितना रिसीवेबल है? 143। असल में वो जो पिछला सवाल हमने लोन वाला किया था ना, लोन पेएबल वाला, उसमें इसलिए इंटरेस्ट पेएबल नहीं आया था कि उसमें 31 दिसंबर की पेमेंट 31 दिसंबर को ही हो रही थी। तो यहां एक और रिसीवेबल का, डेट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्या आप एग्री कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल रिसीवेबल है और ये क्या रिसीवेबल है, लेकिन इन दोनों को हमने उठा के किस अकाउंट में डाल दिया है? लोन रिसीवेबल में। तो ये जो बाकी है बताएं वो ये वाला 143 है। तो अब देखें तीनों का टोटल बराबर आ रहा है। तो अब बता दें
प्रिंसिपल रिसीवेबल नॉन करंट कितना, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल 410, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करने, 0.48 से डिवाइड करेंगे तो जवाब वही 4260 आ जाएगा। लेकिन 4260 के टोटे टोटे करके हमने इसको नोट करना है। बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, लोन रिसीवेबल, जी बोले 1492 डिवाइड बाय 0.48 3108। अच्छा जी, करंट एसेट्स, करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल, पेपर में पूरा लिखिएगा, करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल 410 डिवाइडेड बाय 0.4 854, और इंटरेस्ट रिसीवेबल 143 डिवाइडेड बाय 0.298, और इन तीनों का टोटल वही बन रहा होगा 4260। चलें जी, 6-7 मिनट में आपको दे रहा हूं, वीडियो पॉज कर दो 6 मिनट के लिए। हाँ, और आप 6 मिनट में दूसरा साल बनाएं, उसको P&L बैलेंस शीट। जी उम्मीद है 6 मिनट आपने इफेक्टिवली इस्तेमाल किए होंगे। अब हम शुरू करते हैं अगला साल, और पहले हम करेंगे डॉलर में अकाउंट पूरा। यकम जनवरी 20 को मुझे बताएं, यकम जनवरी 20 को सारा प्रिंसिपल इसमें पड़ा होने की वजह से अभी तक रिसीवेबल है। हाँ, यकम जनवरी 20 को 9 महीने का इंटरेस्ट इसमें पड़े होने की वजह से रिसीवेबल है। हाँ, अच्छा कुछ हाइब्रिड वाले ऊपर नहीं देख रहे, मैं जरा 5 सेकंड की ब्रेक ले, अब देखने लगे। अच्छा, यकम जनवरी 20 को सारा प्रिंसिपल ये पड़ा हुआ है और रिसीवेबल है, और 9 महीने का इंटरेस्ट 143 भी रिसीवेबल है। अच्छा, ब्रॉड डाउन को आप एज इट इज उतार लें, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, $2045, ये आपने ब्रॉड डाउन को एज इट इज थल्ले बना लिया। अब अगला सवाल ये राइज होगा कि 31 मार्च 20 को एक रिसीट आ रही है, जिसे मैं रीपेमेंट भी कह सकता हूं। तो रिसीट आने से पहले मैं सोचूंगा कि 9 महीने का इंटरेस्ट मैं बुक कर चुका था पिछले साल, इस साल के 3 महीने का इंटरेस्ट भी बुक कर लूं, बुक करने के बाद रिसीव करूं, क्योंकि वो रिसीव हो जाने मुझे। तो इसलिए जो मिस की थी मेजॉरिटी लोगों ने चीज, वो 3 महीने का रिसीवेबल बुक नहीं किया था। 3 महीने का रिसीवेबल बुक करेंगे, उसको फिर रिसीव करेंगे। जाहिर बात है, आपको पता है मुझे रिसीव कितने महीने का इंटरेस्ट होना है, 12 महीने का। 12 महीने में पिछले साल के 9 महीने का भी होना है, और इस साल के 3 महीने का भी होना है। लेकिन पहले उसको बुक तो करो ना, बुक करोगे तो रिसीव करोगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक करेंगे, वरना चीजें आउट हो जाएंगी, आपकी फिगर सारी आउट हो जाएंगी आपकी। 31 मार्च 20 पे खड़े होकर हम इंटरेस्ट 3 महीने का बुक करेंगे। अच्छा जी, इंटरेस्ट कितना है, लाइनें मिटा दें, लाइनें तो बैलेंस शीट बनाने के लिए लगती थी जी। मुझे बता दें, ये 190 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट, तो इसमें जनवरी फरवरी मार्च का कौन सा वाला पड़ा हुआ है, 20 का। और ऐसे भी आपको सोचना चाहिए था ना कि इनकम मुझे 12 महीने की पूरी बुक करनी चाहिए। ये 3 महीने की अभी कर लेता हूं, 9 महीने के नीचे। ऐसे भी आपको सोचना चाहिए था कि इंटरेस्ट 12 महीने का बुक करना है, 3 महीने की अभी बुक कर लेता हूं, और 9 महीने के नीचे जाके बुक हो जाएगी। अच्छा जी, किसका अभी सिर्फ 9/12 रिकॉर्ड किया हुआ है, 190 का, $190 का 3/12। ये मुझे कैसे पता चला, ये इंटरेस्ट था जी अहमद, कोई इशू, ये इंटरेस्ट था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, और ये इंटरेस्ट है जनवरी, फरवरी, मार्च का। जैसे डेप्रिसिएशन हर महीने की रिकॉर्ड होती है, ऐसे इंटरेस्ट इनकम भी हर महीने की रिकॉर्ड होगी। $48। ना ना ना, अभी किसी से डिवाइड नहीं करना। लेट मी कंप्लीट द अकाउंट इन डॉलर साइन फर्स्ट। Even you are not supposed to write down 4260 here because you were watching this 4260, but you were not supposed to write down here 4260, क्योंकि पहले डॉलर में अकाउंट पूरा कर लें। अच्छा जी, आप बता दें, रिसीट आ गई एक 31 मार्च 20 को, रीपेमेंट हो गई लोन की जी।
कितने डॉलर लोन दिया यहां आएगा और लोन वापस यहां आएगा $600। ना 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 अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, डिवाइड किसी से करने की जरूरत नहीं, अभी पाक रुपीज में कन्वर्ट ना करें डेटा। कितने महीने का इंटरेस्ट बुक हो गया है? 3 का। कितने का और बुक करें? 9 का। ये कब से कब तक का रह गया है? अप्रैल से दिसंबर 20 तक का। अप्रैल से दिसंबर 20 तक का मार्च 21 वाली में से निकालना पड़ेगा। ये वाला तो काफी लोगों ने सही कर लिया था यार, इधर वो भी तो लिखवाना था ना। अच्छा इधर बीडी लिखा है, इधर इंटरेस्ट इनकम का लफ्ज भी तो आना था ना। अच्छा जी 31 दिसंबर 20 $149 इंटू 9/12 100। अच्छा यार ये ना कुछ लोगों ने अगर ये ऐसे सोचा है कि ये 48 और 143 191 आ रहा है, तो वो राउंडिंग की वजह से होगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा एक मसला आएगा आपको। 143 भी आपने इधर लिख लिया था, इधर 48 लिख लिया। 143 जमा 48 190 नहीं बन रहा, ये 191 बन रहा है। हालांकि 190 के 2 हिस्से की हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, छोटी मोटी चीजें पेपर में इग्नोर कर दिया करें। $1 चलो ऐसे ही 7 वाले को दे दिया करें। अच्छा यानी कि 200 रुपये 7 वाले को ऐसे ही दे दिया करें इंटू 112 क्या डॉलर 112। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने यहां तक एक दफा भी करेंसी से डिवाइड नहीं किया था, और वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने 7 करेंसी से डिवाइड किया था। ना किया करें, ना किया करें। ये कुछ ऐसे थे जिन्होंने दोनों दफा हाथ खड़ा किया था, इनको शायद सवाल। अच्छा 31 दिसंबर 20 कैरी डाउन बताएं जी। कल तो लेतर पकड़े 2045। अच्छा ये आप ऐसे कर रहे होते हैं 2045 प्लस 48 माइनस 600 जमा 112, या सोच रहे होते हैं कि प्रिंसिपल भी लेना था, 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेना था। नहीं, प्रिंसिपल भी लेना था, 9 महीने का इंटरेस्ट भी लेना था, 3 महीने का इंटरेस्ट और लेना है, तो प्रिंसिपल भी लेना है, 9 महीने का इंटरेस्ट भी लेना है, 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेना है, यानी प्रिंसिपल और 12 महीने का इंटरेस्ट लेना है। तो उसमें से ये मिल गया, फिर 9 महीने का और बुक कर लें। इस तरह भी सोच रहे होते हैं। कैलकुलेटर को लगाएं फिर किसी काम पे आने का काम ही मकाओ। $1605। अब कितनी फिगर्स को आपने जो है वो डिवाइड करना है एवरेज रेट से? 2। ये वाली इनकम और ये वाली इनकम, इनकम अंदर आए, इनकम, ये वाली इनकम और ये वाली इनकम, इसको आपने किससे डिवाइड करना है? एवरेज रेट से। इसको किससे डिवाइड करना है? वो करने की जरूरत नहीं, वही वाला पीछे वाला रेट यूज कर सकते हैं आप। डिवाइड बाय 0.48 बोले तो 4260। अच्छा जी ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? जनवरी फरवरी मार्च का। तो जनवरी फरवरी मार्च का एवरेज रेट अगर नहीं दिया हो तो साथ वाले की किताब से देख लें। 0.51 ओके, डिवाइडेड बाय 0. ये अप्रैल से दिसंबर तक का इंटरेस्ट है। अप्रैल से दिसंबर तक का इंटरेस्ट नीचे देखें, हलवे की तरह सारी फिगर्स दी हुई हैं, इजी निकल रही हैं। अप्रैल से दिसंबर 0.4 सूजी का 0.4। क्या जवाब आया? 280। पहले अच्छा 31 मार्च 20 का स्पॉट रेट 0.5। आपको सफाया से पलटना पड़ता है, मुझे 3-4 कदम चलना पड़ता है। 0.52 1154। वो शहजादा क्लास में खड़ा हो जाए, उससे 100 रुपया निकलवाऊंगा आज मैं, जिसने इस कैरेट डाउन को, इसको इग्नोर करके बैलेंसिंग निकाल लिया इसी मौके पे। इस कैरेट डाउन को आपने बैलेंसिंग नहीं निकालना, बैलेंसिंग आपने सिर्फ $1605 को निकालना था। अब आपने इसको डिवाइड करना है स्पॉट रेट से। ओहो मैंने कहा था रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो एक बात याद कराना, आपने याद नहीं कराई। चलो मैं अपने आप एंड पे याद करा दूंगा, याद कराना मुझे। अच्छा जी बोलें जी 0.38 422 अच्छा ये ना कहिएगा अगला साल भी करा दें, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। अच्छा 4224 आप बता दें बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है? बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे। तो पेपर में ऐसे थोड़ा सा डबल अंडरलाइन को नीचे कर दीजिएगा तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। ये वाला अकाउंट डेबिट तो ये वाला अकाउंट क्रेडिट, तो खुशी 744। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ऐसी एक रट्टा सा है, बहुत से अकाउंट्स हैं जिनमें गेन लॉस बैलेंसिंग आता है, बहुत से अकाउंट्स हैं जिनमें गेन लॉस बैलेंसिंग आता है। जैसे डिस्पोजल अकाउंट है,
उसमें भी गेन लॉस क्या आता है? बैलेंसिंग आता है। ये वाला अकाउंट है, उसमें भी गेन लॉस क्या आता है? बैलेंसिंग आता है। तो भाईजान अकाउंट चाहे लोन वाला है, चाहे लोन रिसीवेबल वाला है, चाहे डिस्पोजल का टी अकाउंट है, याद रखिएगा गेन्स हमेशा इस साइड पे आते हैं और लॉसेज हमेशा इधर आते हैं। बस हमेशा गेन्स इधर आते हैं, लॉसेज इधर। वजह ये होती है कि ये वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो फिर गेन क्रेडिट हो रहा है। तो चाहे डिस्पोजल का टी अकाउंट है, चाहे लोन रिसीवेबल का अकाउंट है, चाहे लोन पेएबल का अकाउंट है, उधर एक्सचेंज गेन लॉस अपनी जगह नहीं बदल लेते। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम जगह बदलते हैं, बट गेन लॉस अपनी जगह नहीं बदल सकते कभी भी। तो चाहे लोन पेएबल का अकाउंट है, चाहे लोन, चाहे पीपीई में डिस्पोजल का अकाउंट है, हमेशा गेन्स इधर आएंगे और लॉसेस इधर आएंगे। गेन्स डेबिट पे इसलिए आएंगे कि ये वाला अकाउंट डेबिट हो रहा होता है तो गेन क्रेडिट हो रहा होता है। अच्छा, इंटरेस्ट की तरफ मैं मूव करता हूं। अब एक साहब का सवाल था, वो सवाल जरा मैं ले लूं, फिर उसके बाद आगे चलता हूं। यार एक चीज है जो थोड़ी सी अजीब सी है, स्टैंडर्ड में कुछ है इसी तरह है, बस क्या करें उसका। इंटरेस्ट इनकम में जा रहा है $143 और इंटरेस्ट रिसीवेबल में भी जा रहे हैं $143। डॉलर की हद तक तो ये बात हजम हो रही है कि इनकम भी वही है, रिसीवेबल भी वही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ कुछ भी। तो इनकम भी यही है $143 और रिसीवेबल भी यही है $143। लेकिन जब पाक रुपीज में कन्वर्ट किया तो इनकम 304 है, क्योंकि ये एवरेज रेट पे है, और रिसीवेबल जो है 143 वाला वो 298 पे है, क्योंकि ये कैरेट डाउन किस पे है। तो ये रीजन है क्योंकि इनकम्स एवरेज रेट पे निकलती हैं और कैरी डाउन स्पॉट रेट पे निकलते हैं। डेट इज द बेसिक रीजन कि डॉलर साइन में रिसीवेबल्स और इनकम्स इधर सेम दिख रही हैं हमें, बट जब पाक रुपीज में कन्वर्ट हुई हैं तो अजीब सी बात है कि 9 महीने का रिसीवेबल 298 है और 9 महीने की इनकम 304 है। तो ये एक मिसमैच सा है, बट है तो है। अच्छा क्या चीज? हाँ, बाकी इसका एक्सचेंज गेन लॉस में नहीं गया, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लोन के प्रिंसिपल वगैरह भी तो है, उसका भी डिफरेंस आया कोई, तो इसलिए इस एतबार से सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अगला सवाल मेरा ये बताइएगा कि इस साल की जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनेगी। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट 31 मार्च को हो गई है, ये किधर करंट में डाल दें और ये नॉन डाल के देखते हैं, पता नहीं अल्लाह करे टैली कर जाए, नहीं करेगा तो देख लेंगे। नॉन करंट कितना है और करंट टैली नहीं करा, कितने से आउट हो रहा है? इसमें से ये दोनों माइनस करें, जवाब 0 नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा है? क्या जवाब आ रहा है? और यार खुदा का खौफ करो, 605 में से ये दोनों माइनस करके देखें, 1041 और 421, जवाब क्या आ रहा है? 112 का डिफरेंस आ रहा है, 113 आ रहा है, और राउंडिंग की वजह से आ रहा होगा यार, वो उसकी टेंशन ना लें। 112 या 113 का आ रहा है डिफरेंस, वो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किस वजह से है? वो इंटरेस्ट की वजह से है। तो यहां पे कितना आ रहा है? 113। कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है? 113। आपकी मर्जी है, इसको काट के अपने समझने के लिए 112 लिख लें ताकि कॉन्सेप्चुअली सही रहे, लेकिन पेपर में आप 113 भी लिख देंगे और इधर 112 लिखा होगा तो पेपर में $1 की वजह से आपके जो है वो $15-20 अगली अटेम्प्ट में दोबारा नहीं लगवाएगा वो। तो $1 की वजह से आपको परेशानी होना, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, पास है आपका इंशाल्लाह इस दफा। अच्छा जी, चलें जी, अब बैलेंस शीट में डाल दें चीजों को सारी। 1041 को पकड़ें, डिवाइड करें 0.38 से। 1041 डिवाइडेड बाय 0.38, अच्छा इस सवाल में हमने ना 3 चीजें देख ली। एक हमने उल्टी कर, एक ये हो गया, दूसरा हमने अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड बदल दिया, और तीसरा हमने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड किया। और बाकी सवाल से हमने क्या क्या सीखा वो आपको फिर कभी बताऊंगा। अच्छा आगे करंट क्वेश्चन 451 0.1187 112 डिवाइड 112 करते 13 करते हैं, लड़ाई मत करें। 112 डिवाइडेड बाय 0.38 295। अब वो कहेंगे इन तीनों का टोटल इसके बराबर नहीं आ रहा, वही $1 का फर्क आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अच्छा जी, P&L में इंटरेस्ट इनकम कितनी जानी है? पहले मुझे सारा अपना लेना, तो उसके बाद PIC लेना, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। हाँ 94 प्लस 280 374। अब एक्सचेंज गेन जा रहा है, जगह तो यहां है नहीं, क्या करें? इसको गोद में ले लें, स्लैश
गेन, इसको सर पे उठा लें। गेन कितना आ गया? 7 एंट्रीज तो अलग अलग हो रही है ना, देखो वो जो डिफरेंस है वो यहाँ निकल रहा है असल में एंट्रीज के। और लोन रिसीवेबल आप बुक किसी पे कर रहे हो, लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, वो एंट्री 304 से ही हो रही है, लेकिन एंड पे जो फर्क पड़ गया वो इधर चला गया। अच्छा जी, अब जर्नल एंट्रीज में करवाने लगा हूँ सारी, जर्नल एंट्रीज में करवाने लगा। जर्नल एंट्रीज करना शुरू करें। सोल्यूशन में हुई नहीं होंगी मेरे ख्याल से, नहीं सोल्यूशन में हुई होंगी, लेकिन जर्नल एंट्रीज करना शुरू करें। करें जी। पहली एंट्री ताई जखम अप्रैल 19, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट लिख लें अपने नेक हाथों से, वरना मैं अपने गुनाहगार हाथों से लिख देता हूँ इधर। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं यार हम बड़े गुनाहगार, आप उन्हें कहते हैं हाँ यार, तो बुरा ना लेते हैं। तो ये ना ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं। वैसे एक बात करूं, अपने आप को ना कभी भी बुजुर्ग ना समझिएगा। अच्छा, तो यकम अप्रैल 2019 लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, 31/12/19 लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। साथ वाला चाचू कहीं 143 ना लिख रहा हो, आगे 304 लिखना है। लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 304। लोन रिसीवेबल क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट 271। लोन रिसीवेबल क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट 271। लंबी सी लाइन लगाएं, पहला साल खत्म हो गया। अगले साल की एंट्रीज 31 दिसंबर 20। जी मोहतरम, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ भाई, अभी संजीदा लग रहे हैं, खड़े हो जाए। हाँ खड़े हो जाए, चलें। इसकी एंट्री बताएं सारे जो। एक्सेलेंट, कोई एंट्री नहीं। इसकी एंट्री बताओ सर। लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ओके, आगे चलो। कैश डेबिट, वेल डन वेल डन। लोन रिसीवेबल, मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि आप इस एंट्री को करवा के इस एंट्री की तरफ गए हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। तो कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, इसकी एंट्री बोलो। लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सर लोन रिसीवेबल डेबिट और एक्सचेंज गेन क्रेडिट। स्टूडेंट सवाल में क्या पसंद करेंगे आप? निकालो क्वेश्चन 21 जरा निकालो। क्वेश्चन 21 ये वाला भाईजान, क्वेश्चन 21 आपका होमवर्क है, पेज नंबर 396, क्वेश्चन 21। और मैं आपको होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा कि आज जो मैंने क्लास के शुरू में 2 सवाल किए हैं, अगर उन सवालों को आप दोबारा कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक IAS 41 वाला और एक जो है वो कैंगरू वाला, ये 2 बड़े अच्छे सवाल थे। और साथ आप ये करेंगे प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें सीधी है या उल्टी है ये वक्त बताएगा, घर में जाके देखेंगे, पता नहीं सीधी हो पता नहीं उल्टी हो। ओके, पेज नंबर 396। जल्दी 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 खड़े हो जो खड़े 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 जो क्या करना है क्या करना है क्या करना है आखिरी 5 मिनट में क्या करना है क्या करना है क्या करना है क्या करना है। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, वेल डन, बैठ जाओ। निकाल लें जी वो सफा, निकाल लें निकाल लें निकाल लें निकाल लें। ये खुदा के लिए ये ना कहिएगा बस कर दें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। IAS 21 ही क्या जिसमें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ना हो। पेज नंबर 387, पेज नंबर 387। पता नहीं कितने टिक हो गए हैं, कितने रह गए हैं। छोड़ें भाई, ये सारी जो है ना दूसरे स्टैंडर्ड्स की बातें हैं। ऐसे ही हम बैठ के MCQ करते हैं, हम पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए हैं। MCQs में आए, चुपा चुप 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 चुप।
माय डियर चुप, माय डियर चुप। पेज 429 MCQ नंबर 9। मून लिमिटेड है द फंक्शनल करेंसी इन पाकिस्तानी रुपीज। पेज 429। इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क। लेवल चेक करें लोगों का। इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर $5 मिलियन। कबर पाकिस्तान में बनेगी पत्तोगी में। ऑन 2 जुलाई 2019। 2 जुलाई 2019 को हमने न्यूयॉर्क के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ली। अबे क्यों खरीदी रे तूने? कहता है मैं बताता हूं। द प्रॉपर्टी इज वेकेंट एज बीइंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कहता है मैं चाहता हूं प्रॉपर्टी वहां पहुंच जाए जहां मैं भी ना पहुंच सकूं। तो प्रॉपर्टी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। भाईजान बता दें ये प्रॉपर्टी है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? छा गया आपके साथ वाला। The property is vacant and is being held for capital appreciation and has a useful life of 50 years. Moon Limited uses the fair value model where permitted under the relevant standard. Moon Limited पसंद करता है fair value model। बोलें जी depreciate करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो भाईजान इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो मॉडल हैं, एक फेयर वैल्यू मॉडल है और एक कॉस्ट मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल ये कहता है कि आप प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेके जाओ, डेप्रिशिएट ना करो। और कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? डेप्रिशिएट करो और फेयर वैल्यू पर ना लेके जाओ। ओके भाई को फंसा के देखो, पूरी क्लास इन्होंने इस तरह बैठ के गुजारी है, थोड़ी सी बात हिल जाती ना। तो अच्छा, तो ऑन 2 जुलाई 2019 द 25% वॉज अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो इसके दो टुकड़े कर लें डॉलर के। $5 मिलियन कितने परसेंट? 25%, 75%, $1.25 और $3.75। ये डॉलर के क्या हो गए? टुकड़ी टुकड़ा। 25% वाली टुकड़ी हो गई और 75% वाला शाही टुकड़े हो गए। ओके आगे चलें। पानी आ गया। अच्छा जी, मून लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर। मून लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, इसलिए भाई नीचे देख रहे हैं। अच्छा, मून लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट 2 जुलाई का रेट दे दिया, छा गया। 30 सितंबर का रेट दे दिया, छा गया। अगले साल का रेट दे दिया, छा गया। फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी 30 सितंबर को कितनी होगी जी? $5.1 मिलियन। एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर 2019। बैलेंस शीट में ये प्रॉपर्टी जो है वो कितने की नजर आएगी? इंटू रुपीज 806। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं एमसीक्यूज ऐसे ही हो जाते हैं? हमने तो सोचा था भी टी काउंट बनेगा, जनरल एंट्रीज होंगी, फिर कोई कैरी डाउन निकलेंगे, को फिर ऐसा होगा, पता नहीं क्या होने लगा है। तो यार डायरेक्ट सोच लिया करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी काउंट ध्यान में लाएं। टी देखें ना, ऊपर एक डंडा होता है, एक डंडा दरम्यान में होता है। टी काउंट ध्यान में लाएं। अब टी काउंट ध्यान में लाकर उसके कैरी डाउन ध्यान में लाएं। कैरी डाउन प्लीज 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 कैरी डाउन ध्यान में लाएंगे जी, बंदे आए हुए क्लास में। अच्छा, कैरी डाउन ध्यान में लाएं। जो कैरी डाउन ध्यान में लाएंगे उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब जिसके दिमाग के ऊपर ये बात चढ़ी हुई है कि हमने जनरल एंट्रीज करनी है, तो वो जनरल एंट्रीज कर ले। 2 जुलाई 2019 जी बोले। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। हाँ जी, कैश कितने डॉलर इंटू रुपीज। 2 जुलाई को रेट क्या है? 164। कितने डॉलर बच गए? इंटू रुपीज और 600 800। ठीक है जी। अच्छा, 30 सितंबर 19 को 2 एंट्रीज करनी है। पेएबल पे होगा नहीं, तो पेएबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना पड़ेगा। क्यों वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना पड़ेगा? क्योंकि पेएबल पे नहीं हुआ जी। बोलें पेएबल कितना है? ईयर एंड का रेट 590 वर्सेस ये आसान स्टैंडर्ड है ना, IS 41 से भी, IS 38 से भी। मैं बता रहा हूँ, सच्ची से बता रहा हूँ। हाँ जी बोलें। एंटी पेएबल डेबिट। अब्दुल्ला बच्चों को लेने के लिए आयो, अभी इनको रिलीज करने लगे हम। एक्सचेंज गेन कितना? 22। आईपी का अकाउंट बनाएं, आईपी की कॉस्ट बताएं। 820। 30 सितंबर 2000 डेप्रिशिएट करना है या सिर्फ फेयर वैल्यू पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। ओ इधर देखें जी, कितने डॉलर? $5 वाली चीज कितने की हो गई? 5.1
$1 की हो गई। मैं डरते डरते घड़ी पे नहीं देख रहा, पता नहीं क्या टाइम, 1-2 मिनट ऊपर ही ना हो गया। $5.1 की हो गई, तो अभी नहीं, 1 मिनट ऊपर नहीं हुआ, $5.1 की हो गई। तो $5.1 ज़रबे 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 806 बोले तो ये नुकसान आ गया। इसको घर नहीं लेके जाना, नुकसान को इधर ही लिख लें। 30 सितंबर 19 जी बोलें, क्या कर दूं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट बोलें आगे। 14 से my guy, wait, my guy, there is no carry down available here. So when I jump towards the requirement is asking me that what will be appear in balance sheet on 30 September in respect of property. So here is the requirement line 806. Okay, if you want this type of image, I am showing it for you. You can have a nice pic at the end of this beautiful day. Okay, होमवर्क बता रही है। इतने 1000 रुपये डाला है मोबाइल के अंदर यार, जबरदस्त। कल 500 रुपये डलवाएंगे। अच्छा जी, ओवर जी, जाएं ओवर, नेक्स्ट ओवर।